नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। महाकौशल विकास के पथ पर आगे बढ़े, इसके लिए जरूरी है कि यहां से जो दो ऐसे नुमाइंदे चुनकर आए हैं उनका इसमें क्या रोल है। एक तरफ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए क्या किया जा रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। एमएसएमई मंत्री इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ओम प्रकाश सकलेजा जी, बहुत स्वागत है सर आपका। और जबलपुर के मेयर जिन्होंने बहुत लंबे समय बाद कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई है जबलपुर के अंदर, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जगत बहादुर सिंह अन्नू जी, शुरुआत अन्नू जी आपसे ही मैं कर रहा हूँ। एक लंबा समय रहा, लंबे समय बाद वापसी हुई है और आते ही एक फाइल पर साइन कर दिया आपने कि मां नर्मदा में अब गंदा पानी कम से कम ना जाए, सीवरेज का पानी ना जाए। लेकिन क्या वो प्रोसेस आगे बढ़ा और उसमें कितनी कामयाबी अब तक मिली है? धन्यवाद जी, आपके चैनल को भी बहुत बहुत बधाई। 7 अगस्त को मैंने शपथ ली। शपथ लेने के 1 घंटे के भीतर जैसा आम जनता से हम लोगों ने कमिट किया था कि मैं एक पत्र पे दस्तखत करूंगा, एक फाइल बनेगी जो ये तय करेगी कि आने वाले 18 महीने के अंदर मां नर्मदा में मिलने वाले गंदे नाले का एक बूंद भी पानी उसमें नहीं मिलेगा। पहले से भी ये बातें चलती आई थी, बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मां नर्मदा हमारी जीवनदायिनी भी है। और उसको हम लोगों ने दस्तखत किए, उस पर काम चालू किए। 2 STP प्लांट पे काम चल रहे हैं। एक STP प्लांट का कल ही टेंडर हुआ है 4 करोड़ 90 लाख रुपए का। ऐसे कुल 7 प्लांट लगने हैं जिसकी कॉस्ट लगभग 14 से 15 करोड़ रुपए आनी है। और ये 14 या 15 करोड़ रुपए के आसपास कॉस्ट आएगी। और हम लोगों को ऐसा लगता है कि अगली दीपावली के पहले मां नर्मदा में एक भी बूंद गंदे पानी नाले का नहीं मिलेगा। और उसके साथ साथ 1.25 लाख दीपक जलाकर हम लोग मां नर्मदा की आरती करेंगे और उनकी आराधना करेंगे। और दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमारे सब कांग्रेस और भाजपा के भाइयों के साथ वहां पर दीपावली का जश्न मनाया जाएगा। चलिए, हम भी ये उम्मीद करते हैं। सकलेजा जी, एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सोच दी आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, उसके बाद मुख्यमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर, माफ कीजिएगा, प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, और यहाँ मुख्यमंत्री ने कहा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। आप पर जो जिम्मेदारी है सर, वो उसका बड़ा अहम योगदान है। MSME मंत्री हैं आप, उस दिशा में कितना आगे बढ़ रहा है? और जल्द ही इन्वेस्टर मीट भी होने वाली है मध्य प्रदेश के अंदर जनवरी में। क्या तैयारियां हैं, क्या उम्मीद है? देखिए, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जी केवल नारा नहीं है, एक दिन की कल्पना नहीं है। अगर मैं इस बारे में अपनी बात रखना चाहूँ तो मैं सन 51 से बात की शुरू करूँगा जी। जब जनसंघ का जब स्थापना हुई थी तो अंत्योदय वाक्य दिया गया था। अंत्योदय मतलब अंतिम व्यक्ति का उदय। उस समय हमने जो लड़ाई शुरू करी थी, रोटी कपड़ा मकान, उस यात्रा को यहाँ तक लाके जब कोरोना के बाद इस चीज़ का विश्वास हुआ कि अब हम रोटी कपड़ा मकान से थोड़ा आगे बढ़े, तो पहली बार किसी देश के प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत का वाक्य दिया। और जैसे हमने भले कितना ही समय लगे, अंतिम छोर के व्यक्ति तक वो बात ख़त्म करी, चाहे उसके लिए उनको फ्री अनाज देना पड़ा, चाहे लाखों नंबर पे प्रधानमंत्री आवास देने पड़े, विद दिस कमिटमेंट कि बाय 2024 हम हर व्यक्ति को मकान देंगे, हर व्यक्ति को 10 किलो प्रति व्यक्ति के मान से जो भी मांगे उसको अनाज दिया इतने सालों से, ताकि वो उस नारे से मुक्त हो। हमारा अगर किसी भी नेता ने कोई वाक्य दिया है तो उसका अक्षरशः पालन करना पहला पार्टी का उद्देश्य। अब रही बात महाकौशल जी, महाकौशल में अगर मैं बात करूं तो MSME डिपार्टमेंट 350 करोड़ से ज़्यादा पैसा लगा रहा है टोटल, अलग अलग इंडस्ट्रियल एरिया को सुधारने के लिए, उसे अपडेट करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर उठाने के लिए। पिछले 1 साल का मैं वर्किंग कुल मानता हूँ, क्योंकि 1.5 साल तो कोरोना में चला गया था।
सब जानते हैं। एक साल में मध्य प्रदेश में नई 5,000 से ज़्यादा MSME की इकाइयों ने शुरुआत कर दी, प्रोडक्शन में आ गए। ठीक। 63,000 से ज़्यादा नए डायरेक्ट रोजगार उससे मिले। 5,000 से ज़्यादा अभी अगले साल 2023 में प्रोडक्शन में आएंगी। 10,000 इंडस्ट्रीज अगर पूरे मध्य प्रदेश में आती है तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 3 लाख से ज़्यादा डायरेक्ट परिवार को रोजगार मिलता है। उस MSME का नियम है, जितना डायरेक्ट रोजगार होता है उससे 2 गुना इनडायरेक्ट रोजगार भी आता है। तो इतना बड़ा रोजगार सृजन करना, इतनी प्लानिंग करना और इतना मध्य प्रदेश का नौजवान आज इतना तेजी से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के विश्वास के भरोसे अपनी कैपिटल लगाकर अपनी रिस्क ले रहा है, क्योंकि उसके पास पैसा तो था, रिस्क लेने की क्षमता भी थी, लेकिन इकोसिस्टम नहीं था, एनवायरनमेंट नहीं था। अगर मैं बोलूं कि 10 साल पहले क्यों नहीं हुआ, दूसरा सवाल आप पूछ सकते हैं जी कि सरकार को तो लंबा समय हो गया। तो 10 साल पहले मध्य प्रदेश में कोई इंडस्ट्री के बारे में सोचता था तो उसे सीधा पागल लोग कहते थे कि जब बिजली ना हो, सड़क ना हो, इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, वाटर मैनेजमेंट ना हो, ट्रेंड स्किल मैन पावर की उपलब्धता ना हो तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी। तो इट टुक मोर देन 10 years। मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है 2004 में 3 से मैं विधायक बना। हाँ, लंबे समय से विधायक। 4 में मेरा पहला भाषण केवल बिजली पे था और विधानसभा में उस समय जो चार्ट बनकर पेश हुआ था पिछली सरकार का, उसमें 3 बातें लिखी हुई थी कि 0.5% या 2% सालाना पावर कंजम्पशन में ग्रोथ होगी। तो मेरा बहस उसी बात पे हुई थी कि ये ब्यूरोक्रेट ने एक मजाक किया मध्य प्रदेश की जनता के साथ, जब केंद्र सरकार डेवलप्ड स्टेट का 8% से ज़्यादा सालाना ग्रोथ कंपलसरी है पावर कंजम्पशन में, तो मध्य प्रदेश तो डेवलपिंग स्टेट है, उसकी तो उससे ज़्यादा होगी। और तब उस बहस से 2700 मेगावाट से आज 30,000 मेगावाट के आसपास आ रहे हैं। अखबारों में खबर ये छप रही है सर कि कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है नगर निगम का और बिजली विभाग का, जिसकी वजह से अंधेरे में रात गुजर रही है, आजकल सड़कों पर निकलना मुश्किल हो रहा है जबलपुर की। देखिए, बहुत बड़ा कारण ये है कि अनएक्सपेक्टेड बिजली की कटौती की जाती है, कट डाउन किया जाता है, शट डाउन किया जाता है। हमारे साथ एक बहुत बड़ी परेशानी ये है कि हमारे जहाँ पर फिल्टर प्लांट लगे हुए हैं, जल संशोधन यंत्र जो हमारे प्लांट लगे हुए हैं, अगर वहाँ पर हमारी पावर कट होता है और 3-3 घंटे होता है तो हम टंकी नहीं भर पाते। बिजली से हम इनडायरेक्टली जो इफेक्ट हो रहा है वो ऐसे हो रहे हैं कि आपने पावर कट किया 3 घंटे, हमारी 2 टाइम का पानी देना हमारा उन टंकियों से बंद। नहीं, मामला मैं रोक रहा हूँ माफी के साथ, बिजली पावर कट है, ये पावर कट का मसला है या एक जो वो कोऑर्डिनेशन नहीं है बिजली बिलों को लेकर भी, कोऑर्डिनेशन उसका मसला है। मैं प्रथम नागरिक या प्रथम सेवक बनने के बाद सबसे पहले मैं MD साहब के पास गया, मैंने अपना ज्ञापन दिया, मैंने चीफ इंजीनियर साहब को बुलाया, सारे अधिकारियों को बुलाया, उनको लिखित में दिया, उनसे बैठ के बात की। उन्होंने कहा कि कटौती नहीं होती। मैंने शीट बुलाई, शीट बुला के मिनट टू मिनट उनको मैंने पिछले 3 महीनों का वो दिया, उनका कट डाउन और शट डाउन दिया। उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया और उन्होंने कहा कि हम इसका सुधार करेंगे। हम नाम तो इंदौर का ही आ रहा है सर अभी भी कि हम इंदौर को हब बना रहे हैं, IT हब बना रहे हैं, इंदौर में क्लस्टर बन रहे हैं। महाकौशल के लोग अभी आपसे पहले जो मेहमान आए वो सब कहते हैं कि यहाँ पर प्रकृति का है, नेचर है, जलप्रपात हैं, माँ नर्मदा है, खेती है, सब है, लेकिन विडम्बना है कि आज भी हम पीछे हैं। ये चीज़ इसके साथ सारे गेस्ट बोल कर गए यहाँ। देखिए, जबलपुर का अगर मैं इतिहास बोलूं तो मध्य प्रदेश बनने के पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शहर था। पूरी ऑर्डिनेंस की फैक्ट्रियां थी, पूरा डिफेंस का पूरा सेटअप था और बहुत बड़ा हब था। लेकिन क्या कारण रहा, इसकी व्याख्या करने में मैं आज इस समय नहीं
डिमांड इस चीज़ की भी हो रही है, और मैं चाहूँगा अगर इस मंच से आप एक खबर देकर जाएं तो हमें भी अच्छा लगेगा कि न्यूज़ स्टेट पर वो खबर आई है। सुगबुगाहट है कि कुछ बदलाव हो सकते हैं, और ये महाकौशल क्षेत्र मांग रहा है कि भाई 38 विधायक जिस अंचल से हों, जिस क्षेत्र से हों, केवल एक मंत्री इस क्षेत्र से, और ग्वालियर क्योंकि वहाँ से शायद सरकार बनी तो उसको ज़्यादा तरजीह मिली। क्या उसी की नाराज़गी थी कि जब यहाँ पर नगर निगम का चुनाव हुआ 2018 में भी आपकी सीटें कम रहीं और नगर निगम भी आपको गंवाना पड़ा लंबे समय बाद, क्या वो जो जनप्रतिनिधित्व यहाँ से मिलना चाहिए महाकौशल का वो नहीं मिल रहा है, उसकी नाराज़गी भी है लोगों को? देखिए, और वो सुगबुगाहट है या सही है गलत है? देखिए, माननीय मंत्रिमंडल मुख्यमंत्री जी का एकाधिकार का कार्य है। किसी भी हालत में मुख्यमंत्री जी जितना अनुभवी नेता आज की तारीख में मध्य प्रदेश में कोई दूसरा बहुत मध्य प्रदेश के अनुभव के बारे में तो कोई नहीं है, तो उनके अनुभव को हम चैलेंज नहीं कर सकते और ना हमें करना चाहिए। लेकिन मैं थोड़ा सा वापस आपको इस लाइन पे ले जाना चाहूँगा कि संभाग में कहाँ प्रतिनिधित्व कम है, कहाँ ज़्यादा है, वो मेरे एरिया का विषय नहीं है। मैं उससे अपने आप को बिल्कुल विड्रॉ करना चाहूँगा। लेकिन मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। एक पार्ट अपन ने पहले डिस्कस किया कि देरी से क्यों, लेकिन आज भी एकदम तेजी से इतनी इंडस्ट्री क्यों आई? कभी सवाल किसी के मन में उठा? आफ्टर कोई ना कोई कारण तो होगा। नौजवान भी वही, पब्लिक भी वही, एकदम कोरोना के बाद इतनी इंडस्ट्री कैसे आना शुरू हो गई? बहुत बड़ा विचारने विषय है। तो पहली बार मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के समय एमएसएमई डिपार्टमेंट ने कुछ अलग दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया, और मैं चाहूँगा कि उस बात को पूरी आपका धन्यवाद भी करूँगा कि इस प्लेटफॉर्म पे यहाँ ये बात के माध्यम से पूरे संभाग में वो जानकारी जाए कि आज हमने जो नए नियम बनाए हैं उसमें 4 प्रमुख बातें सबसे पहले रखी। पहली बात, एमएसएमई में इंडस्ट्री लगाने वाला हमेशा लिमिटेड रिसोर्सेज से काम शुरू करता है। कोई भी अनलिमिटेड रिसोर्स वाला आदमी एमएसएमई में नहीं आएगा। लिमिटेड रिसोर्सेज है तो उसका सबसे पहला आधा पैसा कंज्यूम हो जाता था जमीनों में। हमने बहुत सिंपल रूल कर दिया कि क्लस्टर में मैं 10 रुपए स्क्वायर फीट से ज़मीन देना शुरू कर दिया। आपके जबलपुर शहर में भी अगर मैं ज़मीन दूंगा एमएसएमई की तो 10 रुपए स्क्वायर फीट से दे दूंगा, ताकि मैं नहीं चाहता कि मेरे किसी भी इन्वेस्टर का पैसा ज़मीन में लगे, उसका पैसा इक्विपमेंट में लगे, टेक्नोलॉजी में लगे। जबलपुर में पॉल्यूशन आज की तारीख में दिल्ली से ज़्यादा है, ग्वालियर में पॉल्यूशन ज़्यादा है, जिक्र नहीं होता है। यहाँ जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ हैं उनकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जुर्माना भी लगा, ऐसी भी खबरें सामने आई। तो इन सारी चीज़ों को, क्योंकि इंदौर हमारा लगातार नंबर 1 आ रहा है, राजधानी भोपाल अच्छा कर रही है, जबलपुर क्यों पिछड़ रहा है और उसके लिए आगे क्या रोड मैप है आपका? देखिए, स्वच्छता को लेकर हम बहुत ज़्यादा हम लोग सजग हैं और पहले दिन से उस पर काम कर रहे हैं। जब हमको ये सरकार शहर की मिली, नगर सरकार में 22वें पायदान पे हम लोगों को लाके खड़ा किया गया है। पिछले 18 वर्षों में, 20 वर्षों में जो स्थिति थी वो आपके सामने है। सबसे बड़ी चीज़ उसमें होती है डोर टू डोर आपका प्रॉपर कलेक्शन होना चाहिए। वैसे फ्लाईओवर पीडब्ल्यूडी बना रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है, उसके नीचे की सड़कें पोर्टेबल होना चाहिए। यही सरकार, भोपाल में आप जाइए, आप सकलेचा साहब, क्योंकि भोपाल मूवमेंट ज़्यादा होगा तो वहाँ हबीबगंज से बाहर निकलिए 2 फ्लाईओवर बन रहे हैं, दोनों के नीचे सड़कें मोटरेबल है और बिल्कुल धूल नहीं है, बहुत कम है। लेकिन जबलपुर शहर में अगर फ्लाईओवर बन रहा है तो जबलपुर शहर के फ्लाईओवर के नीचे की सड़कें मोटरेबल नहीं है और उसका ये AQI पूरा का पूरा बिगाड़ के रखा हुआ है जबलपुर शहर में। स्मार्ट सिटी के काम करने का जो तरीका है, एक प्राइवेट लिमिटेड जैसी वो सिस्टम बना के रखा हुआ है, उसमें खोदना, AQI को बिगाड़ना, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नगर निगम की जहाँ तक बात है, हम लोगों ने डोर टू डोर कलेक्शन जो करने वाला ठेकेदार था उसका हमने टेंडर कैंसिल किया। 5 जोनों में अलग अलग तरीके से, बड़ी प्रक्रिया है, उसको बहुत प्रक्रिया के तरीके से हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ मैं समेशन करके आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ कि अगले साल स्वच्छता में
जबलपुर अव्वल नहीं भी होगा तो बहुत सुधरे हुए अंकों के साथ होगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। क्लोजिंग कमेंट अब ले लेता हूं सकलेजा जी का। Thank you. ये एमएसएमई से हटकर अब दूसरा विभाग साइंस एंड टेक्नोलॉजी का है आपके, लेकिन एक दूसरी बहस भी है आध्यात्म की, और उस आध्यात्म में भी कई बार ऐसा लगता है कि दूसरी दिशा में राजनीतिक तौर पर उसका इस्तेमाल करने की कोशिश ज़्यादा है। तो विज्ञान और आध्यात्म दोनों को किस तरीके से देखते हैं सर आप? क्लोजिंग कमेंट आपका, और क्या आध्यात्म का राजनीति में इस्तेमाल होना चाहिए? देखिए, अध्यात्म या आप हमारी पुरानी संस्कृति या हमारे वेदों का ज्ञान, साइंस उसी का, मैं तो उसी का आउटपुट मानता हूँ। पहले धर्म आया, अध्यात्म आया, उससे साइंस का रीजनिंग समझते हुए साइंस में हम घुसे। और आज भी हमारा भारत की पुराना अगर आप देखें, चाहे जो सर्जरी की हमारे शास्त्रों में लिखी, आज तक हम वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। जितनी टेलीपैथी लिखी है, हम टेलीपैथी तक नहीं पाए। हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। हमारे लोगों ने तो मानसिक फ्रीक्वेंसी से काम किया। तो विज्ञान बहुत आगे जाने का स्पेस है, और ये ब्लाइंडली कॉपी करना और ब्लाइंडली ये कहना, मैं तो इस पर एक गोष्ठी कर रहा हूँ, इंटरनेशनल गोष्ठी कर रहा हूँ। दूसरा विषय आपका आया कि अध्यात्म, या जैसे मैंने एक वाक्य कहा था, रोटी कपड़ा मकान, एक समय नारा था। आज पीस ऑफ माइंड, शांति। दूसरा तुरंत होगा सम्मान, और तीसरा वाक्य समृद्धि। नो, वी आर नॉट वर्किंग फॉर रोटी कपड़ा मकान। आज हम शांति, और उसके बाद हमने क्या बोला? नहीं, समृद्धि लास्ट में बोला, सम्मान। शांति, सम्मान और समृद्धि के लिए काम कर रहे हैं। ठीक। नो, आत्मनिर्भर भारत एक वाक्य नहीं है, उसके पीछे बहुत बड़ी और बहुत लंबी चौड़ी एक्सरसाइजेस है। आपने बहुत केयरफुल वे में लिया पॉल्यूशन। एलिगेशन इज वन पार्ट ऑफ स्टोरी। पहले बाद मैं बहुत कम उस पर बात करते हुए सिर्फ ये कह सकता हूँ कि वेस्ट मैनेजमेंट दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस होने वाला है, सबसे बड़ा। चलिए सर, मैं इसके साथ रोक रहा हूँ क्योंकि समय की थोड़ी मेरे पास कमी अच्छा, है। हाँ। जल्दी। तीसरा आपने वाक्य क्या था, एक और विषय आपका जिस पे आप कमेंट चाह रहे थे? नहीं, यही था मेरा कि धर्म को लेकर जिस तरीके से राजनीति हो नहीं, रही है। धर्म को राजनीति नहीं मानता मैं। धर्म के माध्यम से साइंस को अपग्रेड करके लाइफ की सुविधा करते हुए शांति के साथ ठीक। उसके जीवन को कैसे बढ़ाया जाए। बिना धर्म का जो जीवन जीने की कला कई देशों में है, और वहाँ मैं आपको एक लेटेस्ट उदाहरण बताता हूँ। इसके पहले तो मैं जापान की बात करता था कि जापान को आज बुजुर्गों का शहर हो गया। हमारे यहाँ प्रॉब्लम पहले केवल रूरल बेल्ट में आती थी। अभी पिछले महीने, इसी महीने में जर्मनी ने शुरू, 4 लाख लोग होने चाहिए, युवा वहाँ से भी खत्म हो गया। हमें वास्तव में हमारी धार्मिक प्रोसेस से और पारिवारिक संस्कृति, संयुक्त परिवार, जीवन जीने की कला, ये केवल भारतीय संस्कृति में है, और उसके बिना जीवन का अर्थ का अनर्थ हो सकता है। उसको बहुत मैं क्लोज कर रहा हूँ समझना सर। पड़ेगा। ये बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका भी, सकलेजा जी आपका भी, और हम ये उम्मीद करते हैं कि आप दोनों को बड़ी जिम्मेदारियां दी हैं जनता ने, और आप दोनों एक सहयोग कर कर, बेशक अलग पार्टी से हैं, काम करेंगे और महाकौशल को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। में कोई भी हाँ, प्रतिनिधि हो, ठीक, उसकी इच्छा होती है, उसकी डायरेक्शन होती है, कोई भी हो। ठीक। मैंने कभी ये नहीं माना कि एक पक्ष या 2 पक्ष, वो होना भी लेकिन डायरेक्शन और विषय के डबल लिए- इंजन हमेशा but बना रहना चाहिए, चाहे कोई सी भी anyhow, पार्टी का। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत अच्छा थैंक यू सो मच। प्लेटफॉर्म किया। जन सेवा, नारायण सेवा का संकल्प लेकर रजत भार्गव ने लगातार समाज के हित में काम किया है, और सामाजिक मुद्दों को लगातार वो उठाते रहे हैं, और हाई कोर्ट तक भी कई बार इन्होंने लड़ाई लड़ी है। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
देश जी के साथ आपको बता दें कि हार्दिक विश्वकर्मा जी भी हैं और दर्शन वशिष्ठ भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और लोगों को रोज़गार देने के लिए इन्होंने एक ऐसा मंच बनाया है जिससे लोगों को जल्द से जल्द नौकरी मिल सके और दुनिया भर में तमाम जो नौकरियां हैं उनको एक मंच पर लेकर आए हैं। तो बहुत सराहनीय काम आप कर रहे हैं। उम्मीद है कि इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। अभिनव सिंह ठाकुर जी यहाँ पर मौजूद हैं जी। अभिनव सिंह ठाकुर जी, आधुनिक कृषि को बढ़ावा देने के लिए अभिनव जैन ने अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन बनाया है और इस ड्रोन के जरिए किसान अपने खेत में हफ्तों का काम चंद घंटों में कर सकते हैं। तो एक सराहनीय काम किया है अभिनव सिंह ठाकुर जी का। आप सर्टिफिकेट चाहिए। तैयब अली सुलेमान जी और विवेक जैन जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। गारमेंट को लेकर इन्होंने बहुत काम किया है, तो उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। तैयब अली सुलेमान जी आप आगे आ जाइए। जबलपुर में सबसे पहला पेट्रोल पंप तैयब अली सुलेमान जी के परिवार ने ही खोला था और 1870 से जबलपुर में पेट्रोल पंप संचालन का काम तैयब अली सुलेमान जी करते आ रहे हैं। बहुत बहुत बधाई सर आपको भी। तो जबलपुर शहर के स्वादिष्ट व्यंजनों को एक नई पहचान देने का काम होटल एंड रेस्टोरेंट वेलफेयर एसोसिएशन पिछले कई सालों से कर रहा है। बहुत स्वागत है आपका। और मटर फेस्टिवल भी आयोजित करवाते हैं आप और लगातार एक नेक काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। प्रहलाद अग्रवाल जी यहाँ पर मौजूद हैं। प्रहलाद अग्रवाल जी जिस कैलेंडर को हम देखते हैं इनके पिता ने उसको शुरू किया था। राम स्वरूप राम नारायण पंचांग को आज किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है और हम प्रहलाद अग्रवाल जी को भी बहुत शुभकामनाएं देते हैं। बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के मामले में शैलबी हॉस्पिटल किसी से पीछे नहीं है। जबलपुर शहर में पिछले 8 सालों से संचालित हो रहे शैलबी हॉस्पिटल को कॉरपोरेट अस्पताल का दर्जा हासिल किया है और एक छत के नीचे अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ मरीजों को तरह तरह का इलाज यहाँ पर दिया जा रहा है। खासकर नी रिप्लेसमेंट में इनकी एक महारत है। अमित जैन जी हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर पुष्पराज पटेल जी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। और मेडिकल के क्षेत्र में लगातार आप लोग जबलपुर का मान बढ़ा रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत स्वागत है सर। तो बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को भी, लगातार ये अच्छा काम करते रहिए। आकाश नेचलानी जी हैं हमारे साथ। आकाश जी आगे आ जाइए। दीप गैस एजेंसी संजीवनी नगर से हैं। आप भी लगातार जबलपुर को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका भी। आकाश नेचलानी जी, बहुत स्वागत है सर आपका। न्यूज़ नेशन की मैं चाहता हूँ पूरी टीम आ जाए, न्यूज़ नेशन न्यूज़ स्टेट की, क्योंकि एक ऐसा क्षण है कि सबने मेहनत की है इस पूरे प्रोग्राम को और 2 खास मेहमान हमारे बीच हैं। तो हम चाहेंगे कि एक यहाँ पर मूवमेंट ज़रूर बन जाए। तो तमाम लोग ज़रूर आमंत्रित हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, सकलेजा जी और अनु जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। और उम्मीद है कि यहाँ से महाकौशल के विकास को एक नई गति ज़रूर मिलेगी आप दोनों के माध्यम से। थैंक यू सो मच।
हाँ, आवाज आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपराधियों को फिर दी सख्त चेतावनी। भोपाल में कहा, गुंडों को किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगी हमारी सरकार। कांग्रेस पर भी जमकर बरसे सीएम। नीलबढ़ को सीएम शिवराज ने दी करोड़ों की सौगात। 215 करोड़ रुपए के विकास कार्यों के भूमि पूजन में हुए शामिल। नल जल योजना से 76 गांवों में पहुंचेगा पानी। सीएम भूपेश बघेल का मुंगेली और दुर्ग दौरा। गुरु घासीदास जयंती पर आयोजित कार्यक्रमों में होंगे शामिल। मुंगेली के मोतिमपुर अमर टापू धाम में होगा कार्यक्रम का आयोजन। इंदौर के शिव मंदिर में अश्लील हरकत करने वाला आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी वसीम को आजाद नगर से पकड़ा। सीसीटीवी में कैद हुई थी अश्लील हरकतें। चीन विवाद के बीच पीएम मोदी का बड़ा बयान। बोले, विवादों का बॉर्डर नहीं, विकास का कॉरिडोर। टंकी की चोट पर जारी है निर्माण कार्य। हटाया जा रहा एएफएस के लिए। प्रगति पथ पर महाकौशल। नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। महाकौशल एक अहम हिस्सा मध्य प्रदेश का, और इसकी प्रगति अगर हो रही है तो ये मानकर चलिए कि मध्य प्रदेश की प्रगति को फिर कोई रोक नहीं सकता। और इस प्रगति में दो ऐसी शख्सियत हमारे साथ हैं जो इस वक्त जुड़ गई हैं। एक तरफ हमारे साथ संजय यादव जी हैं, बरगी से विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय यादव जी। और सौरभ शर्मा जी हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि ये किसी मुद्दे को अगर पकड़ लेते हैं तो उसको छोड़ते नहीं है जब तक वो अंजाम तक ना पहुंच जाए। और इनके लिए विशेष तौर पर पार्टी ने कांग्रेस बिजली समस्या निवारण प्रकोष्ठ बना दिया है। उसके ये प्रदेश अध्यक्ष हैं फिलहाल, यानी कि एक ऐसी समस्या जो सीधे लोगों से जुड़ती है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। संजय जी, शुरुआत आपसे ही। आजकल चर्चाओं में है जबलपुर में जिस तरीके से एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, और आप दोनों कांग्रेस से हैं, इस बार मेयर भी कांग्रेस पार्टी का बना, उसके बावजूद बड़ी नाराजगी दिख रही है आपकी सरकार से।
नहीं, स्वाभाविक है, सरकार काम ऐसा करती है तभी तो नाराजगी होती है, जो मूलभूत सुविधाओं को छोड़ दे। और महाकौशल की तो इस सरकार बहुत घोर विरोधी है, अपेक्षित करे हुए है। जब हमारी सरकार थी महाकौशल में, अभी हमारे मंत्री जी आए, 2 मंत्री थे, वित्त मंत्रालय हमारे पास था, मुख्यमंत्री हमारे पास थे, विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, 4 मंत्री। भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया आप बता दें, एक मंत्री दिया हो तो। नहीं तो अगर ये शिकायत रहेगी तो प्रगति पथ पर कैसे बढ़ेगा महाकौशल? ये बड़ा दुख की बात है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में आई है, जब से महाकौशल की बहुत उपेक्षा हुई है, घोर उपेक्षा हुई, और महाकौशल हमारा पीछे गया है, आगे नहीं बढ़ा है। और महाकौशल में मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश में एक महाकौशल एक ऐसा स्थान है कि जो सबसे ज़्यादा अधिक संभावना वाला है, चाहे पर्यटन की दृष्टि से हम देख लें, और चाहे किसी भी विकास की दृष्टि से, चाहे उद्योग धंधे के रूप में देख लें। लेकिन बड़ा दुख होता है कि जब महाकौशल इतना संसाधन देता है, जहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज है, वन है, नर्मदा जी हैं, हर चीज़ उपलब्ध है, उसके बाद भी जो विकास की रूपरेखा बनना थी, जैसा विकास होना था, वो नहीं हुआ। जो भी विकास है पुराना ही विकास है, चाहे बरगी डैम बना हुआ हो, या उस समय हमारी जो भी फैक्ट्रीज डली हो, चाहे रिचाई हो, चाहे मनेरी हो, ये सब ही 20 साल पहले के काम है। 20 साल में इन महाकौशल में नया कोई काम ऐसा नहीं हुआ। 15 महीने भी नहीं हुआ। 15 महीने में आधारशिला रखी गई, बहुत सारे काम हुए। ये सौभाग्य हमारा कि हमारे यहाँ कैबिनेट मीटिंग हुई थी। उस कैबिनेट मीटिंग में हजारों करोड़ के प्रस्ताव पास हुए थे। और आज अगर कांग्रेस की सरकार 5 साल रही आती, कह रहे 1 साल बाद तो आनी है, 5 साल रही आती, तो आज महाकौशल का नक्शा शायद हिंदुस्तान में अपने आप में एक स्थान बनाता। सौरभ जी, ये विडंबना है कि भाई हम कहते हैं कि सारी चीज़ तो है महाकौशल में, कमी क्या है? राजनीतिक रूप से भी देखें तो 38 सीट कम नहीं होती हैं, तो वो फिर हम बाद में ये लगा दें इसके पीछे कि प्रगति में पिछड़ गया। ये विडंबना कहेंगे आप महाकौशल के लिए? देखिए, निसंदेह विडंबना है, और ये सबके सामने है। महाकौशल की जो जनता है वो देखती है कि जिस तरीके से 15 साल की सरकार में महाकौशल के प्रति क्या लगाव हमारी सरकार का रहा, और पिछले 17 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लगाव महाकौशल के लिए क्या रहा, महाकौशल की जनता के लिए क्या रहा। जिस तरीके की उपेक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में महाकौशल की होती है, मैं समझता हूं कि ये मतलब कॉमन आदमी को भी समझ में आती है। दूसरा, जैसा आपने बताया बिजली विषय, आप देखें कि कोरोना काल था, कोविड काल था, इस हमारे अभियान की शुरुआत हुई थी मिड 2016 में जी, जब हम लोगों ने देखा कि एकाएक महाकौशल सहित समूचे मध्य प्रदेश में लोगों के बिल बढ़ के आने लगे, और बिजली विभाग जो एक आतंकी के तौर पे काम करने लगा। लोगों के बिल बढ़ के आने लगे, हम लोगों ने उसमें देखा, तो हम लोग जब तह में गए तो ये पता चला कि बिजली विभाग ने वर्ल्ड बैंक से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी फेडको कंपनी को रीडिंग का ठेका दिया, और रीडिंग इस तर्ज पे होती थी कि 6-6, 8-8 महीने रीडिंग नहीं होती थी, और इकट्ठा एक्यूमुलेटेड रीडिंग आती थी, तो लोगों को जो स्लैब का लाभ मिलता था उससे वो वंचित रह जाते थे। तो जो मिनिमम स्लैब जिसको लगना चाहिए था उसको हायर स्लैब लगता था, तो जिनके कुछ सैकड़ों में बिल आते थे उनके हज़ारों में आने लगे, जिनके हज़ारों में आते थे उनके लाखों में आने लगे। ये तमाम मामले हम लोगों के सामने आए। हम लोगों ने जब उसकी गहराई में गए तो लोगों के बिल कम होने शुरू हुए। ये तमाम चीज़ों को लेके ये अभियान शुरू हुआ, चाहे आप इसको अभियान बोल लें, चाहे आंदोलन को। तो अभी तक क्या रिजल्ट इसके निकले हैं? मतलब देखिए मैं आपको, क्योंकि आप ना विभाग में हैं ना सरकार में हैं फिलहाल, तो एज अ संगठन के तौर पर क्या मदद लोगों की अब तक आप कर पाएं? देखिए, सबसे अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी ने इस विषय को, इस विभाग की विसंगतियों को, अनियमितताओं को गंभीरता से लिया। जब इस बात को हम लोगों ने माननीय कमलनाथ जी के समक्ष रखा था 2017 में, तो आप देखेंगे जैसे ही सरकार बनी थी 100 रुपये 100 यूनिट का कंसेप्ट माननीय कमलनाथ जी लेके आए, और उसमें सीधा एक दायरा बनाया था कि जिसका भी 100 यूनिट के अंदर का कंजम्पशन रहेगा उसको उस योजना का लाभ मिलेगा। ना उसमें आपको कोई अपना जातीय आधार पे कुछ आपको प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत है, ना आय प्रमाण पत्र देने की ज़रूरत है। आपका 100 के नीचे अगर कंजम्पशन आया, दैट मीन्स आपको उस योजना का लाभ मिलना है। पड़ोसी राज्य है गुजरात, वहाँ से बहुत अच्छे नतीजे नहीं आए हैं। जो टारगेट आप मध्य प्रदेश में रख रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा बीजेपी वहाँ पर ले गई। असर पड़ेगा इसका? देखिए, हिमाचल में क्या है? नहीं, हिमाचल में हिमाचल कनेक्टिंग नहीं है ना सर, हिमाचल दूर का होगा। हिमाचल क्या है? कनेक्टिंग कौन सा गुजरात? गुजरात एक आध स्टेशन में, हिमाचल में क्या है? गुजरात में काफी, हिमाचल में राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिमाचल का यहाँ रिपीट होने वाला है। हिमाचल का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हिमाचल का रिपीट हो, आप हिमाचल का रिपीट, हिमाचल का गृह प्रदेश किसका है? ठीक है, हिमाचल रिपीट होने वाला है। हिमाचल गृह प्रदेश किसका? अरे वो छोड़िए, आप रिपीट करने वाले हैं यहाँ पर। रिपीट तो हिमाचल क्या, और छत्तीसगढ़ भी रिपीट होगा, राजस्थान भी होगा, मध्य प्रदेश भी होगा, और आने वाले समय में पूरा देश होगा। ठीक, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ
कि हिमाचल जो किसका गृह प्रदेश? अरे वो छोड़िए ना सर। नहीं छोड़े क्यों? नहीं, आप अपनी बात रखिए ना। आप बताओ ना, छोड़े अरे क्यों? छोड़िए सर। अरे क्यों छोड़े? सौरभ जी, भाई, सौरभ जी, यहाँ का गुजरात राष्ट्रीय का अध्यक्ष क्या की रेपुटेशन तो नहीं होगा यहाँ पर? गुजरात में जो हुआ, मध्य प्रदेश का कोई असर दिखता है इस पर? देखिए, मध्य प्रदेश में साफ दिख रहा है कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है और इस प्रदेश की जनता ने ये मानस बनाया कि 2018 में हमने जिस दल को, जिस विचारधारा को इस प्रदेश की कमान सौंपी थी, उसको षड्यंत्र करके उसको लूटा गया, छीना गया। आप भी पत्रकारिता से हो, मैं समझता हूँ समूचे मध्य प्रदेश में आपका चैनल का प्रसारण होता है, आपके सब रिपोर्टर एंकर हैं। आपका जब ये स्टेज खत्म होगा ये, तो आप खुद इस बात को, जो मेरी बात को दिल पे महसूस करेंगे तो आपको साफ समझ में आएगा। आपने अगर किसी संगठन को, किसी विचारधारा को अगर एक नेतृत्व सौंपने का मानस बनाया और उसको नेतृत्व सौंपा, लेकिन उसके बाद अगर उसको खंडित किया जाता है तो उससे बड़ा जनादेश दूसरे बार उस दल को, उस विचारधारा को मिलता है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपकी आकांक्षाएं हैं वो पूरी हों, और बहुत बहुत शुक्रिया इस मंच पर आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। संजय जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। सौरभ जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक ऐसे व्यक्ति इस वक्त अब मेरे साथ मौजूद हैं जो 15 महीने तक मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे, इसी महाकौशल के क्षेत्र से आते हैं। तरुण भनोट जी हमारे साथ हैं। तरुण जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया लोकेश जी, आपको, तरुण जी, आज की पूरी टीम को, ठीक, जिनने इतना महत्वपूर्ण ये कार्यक्रम रखा जिसमें महाकौशल के विकास की संभावनाओं पर चर्चा हो रही है। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ जी। लेकिन तरुण जी, आप लोगों ने एक सिलसिला शुरू किया जो आप लोग दावा करते हैं, क्या वो टूट गया 15 महीने बाद? देखिए, हम दावा करने वाले लोग ही नहीं हैं, हम तो यथार्थ पर विश्वास करते हैं। हमारे संस्कार, हमारी विचारधारा हमें कभी झूठे वादे करने के लिए प्रेरित नहीं करती, न ऐसी शिक्षा हमें मिलती है। 2018 में 15 साल के लंबे अंतराल के बाद जी, जन समर्थन मिला, माननीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट मिला। कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी। लोगों की बहुत सारी अपेक्षाएं थी और पूरे होमवर्क के साथ उस सरकार ने अपना काम शुरू किया और हमने कोई दावा नहीं किया, हमने यथार्थ में काम किया। जो कुछ भी किया प्लानिंग के साथ किया, पॉजिटिव सोच के साथ किया और धरातल पे रहते हुए किया। अब वो कामों की श्रृंखला आप कहें तो बहुत लंबी है, मैं आपके सामने बता सकता हूँ। आप महाकौशल की बात करें तो हम महाकौशल की बात कर सकते हैं, आप संस्कारधानी जबलपुर की बात करें, जबलपुर की बात कर सकते हो। प्रदेश के लिए क्या किया उसके ऊपर भी व्यापक रूप से हम आपको चर्चा में सारे यथार्थ के साथ ठीक जवाब दे सकते हैं। ये विकास की बात भी होगी, लेकिन एक वर्ग सर पिछले कुछ दिनों से बहुत चर्चाओं में है, आदिवासी वर्ग। और महाकौशल में कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर उनकी बहुतायत है, संख्या बहुत ज़्यादा है। बीजेपी के तमाम कार्यक्रम हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए, अमित शाह आए, कुछ जगहों के नामकरण हुए और आदिवासियों का जिक्र बार बार हो रहा है। इस क्षेत्र में क्या असर मानते हैं उनका, और जो पहचान उनकी होनी चाहिए? अभी राहुल गांधी भी कह गए कि आपको वनवासी कहने की बात कही जा रही है, आप असल में आदिवासी हैं, इस देश के हैं। उनका इस क्षेत्र से जो योगदान है उसे किस तरीके से देखते हैं, और क्या केवल आदिवासियों को इस वक्त वोट बैंक के रूप में दोनों पार्टियां देख रही हैं? बिल्कुल नहीं। कांग्रेस पार्टी के सोच में, जैसे मैंने शुरू में कहा, और भारतीय जनता पार्टी की सोच में, विचारधारा में बहुत बड़ा अंतर है। मैं तो बड़े गर्व के साथ कहता हूं, मैं भी गौंड हूं। गोंडवाना का राजधानी है जबलपुर। ये हमारे आदिवासी भाई बहनों की जमीन है जहां हम सब बाहर से आए हैं, और उनने हमें स्वीकार किया। पीढ़ियों से लोग यहाँ पे रह रहे हैं और इस धरती की ऊर्जा देखिए कि सबको तरक्की का मौका मिला। तो क्या हमारा ये कर्तव्य बनता नहीं है कि हम आदिवासियों के प्रति, जो मूल यहाँ के निवासी हैं, उनके लिए सोचें? और कांग्रेस पार्टी ने हमेशा काम किया। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार लगातार रही। ये चोरी की सरकार 3 साल से फिर चला रहे हैं। इनको अब आदिवासी भाइयों के चुनाव के समय याद क्यों आ रही है? आप कहते हैं कि हमने मंत्री दिए, मुख्यमंत्री दिया यहाँ से, अब तो मेयर भी हैं दो आप लोगों के यहाँ से। लेकिन छिंदवाड़ा के बारे में भी ये कहा जाता है कि यहाँ से भी आदिवासियों का पलायन बहुत मात्रा में होता है। कहा क्या जाता है, भाजपा क्या कहती है, इससे हमें विश्वास, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। छिंदवाड़ा 20 साल पुराना उठा के 25 साल पुराना उठा के देख लीजिए, और आज छिंदवाड़ा देख लीजिए। संस्कारधानी जबलपुर के लोगों को भी रश्क होता है छिंदवाड़ा को देखकर कि छिंदवाड़ा कहाँ तरक्की करके पहुंच गया, कहाँ से, और हम कहाँ रह गए। और जहाँ तक आप महाकौशल की और जबलपुर की बात करते हैं, मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ, और मौके की एक बात भी नहीं कह रहा हूँ, आप
बजट हमारे समय का 19-20-21 का उठा के देख लीजिए, सिर्फ संस्कारधानी जबलपुर के लिए हमने तो जो योजनाएं दी नहीं, जिनके लिए प्रावधान किया और जिनको लागू किया, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई तो इनने संस्कारधानी जबलपुर की और महाकौशल की उन महत्वपूर्ण परियोजनाओं को और योजनाओं को रोक दिया जिससे संस्कारधानी का विकास होना था और महाकौशल का विकास होना था। हमने किसान भाइयों का भी ख्याल रखा था, हमने हमारे स्टूडेंट्स का भी ख्याल रखा था, हमने उन नौजवानों का भी ख्याल रखा था जो पढ़ लिख तो गए और जिनके हाथ में काम नहीं है, हमने सबका ख्याल रखा था। आज नर्मदा रिवर फ्रंट तिलवारा के पुराने पुल से लेकर भटौली तक, उसके लिए सिर्फ योजना नहीं बनाई गई थी, उसके लिए पैसा भी बजट में स्वीकृत कर दिया गया था, क्योंकि मां नर्मदा के तट पर बसी जबाली ऋषि की जबलपुर जो तपोभूमि रही है, जिसको विनोबा जी ने संस्कारधानी की उपमा दी है, वहां पर धार्मिक पर्यटन केंद्र के रूप में हम इसका विकास कर सके और साथ साथ हजारों वो बेरोजगार जो बैठे हैं उनके हाथों को काम भी मिल सके। इसके साथ जबलपुर में मध्य प्रदेश का प्रथम डेयरी टेक्नोलॉजी कॉलेज हमने बजट में प्रावधान किया, पैसा दिया। हमने जबलपुर संस्कारधानी में टाइगर सफारी को के लिए प्रावधान किया और बजट में पैसा दिया। हमने जबलपुर में जिले में आदिवासी बाहुल क्षेत्र में, आप हमारे आदिवासी भाई बहनों की बात कर रहे थे, इसके पूर्व में देख रहे थे चर्चे में वर्गीय विधायक संजय यादव जी बैठे थे। महाकौशल के अंतर्गत जबलपुर के अंतर्गत हमने चरगवा में और शहपुरा में नया महाविद्यालय के लिए, जहां हमारे बच्चे और बच्चियां पढ़ सके, पैसा दिया। हमने विजयनगर में महाविद्यालय के लिए पैसा दिया। हमने एक मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो सपना जबलपुर को दिखाया गया था और धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा था, उसको सही में विकसित करने के लिए एक नया सुपर स्पेशलिटी डेंटल कॉलेज और डेंटल हॉस्पिटल, उसके लिए राशि दी। हमने लगभग 3000 करोड़ रुपए की राशि इस संस्कारधानी जबलपुर के लिए दी, प्रावधान कर दिया, बजट में पास कर दिया। दुर्भाग्य था संस्कारधानी जबलपुर के लोगों का, महाकौशल के लोगों का, हमारी कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार गिर गई और इन लोगों ने उसको वापस बंद कर दिया। ठीक, मैं लौटता हूँ। आप छिंदवाड़ा गए, हम आदिवासियों का मुद्दा लेकर। छिंदवाड़ा से कुछ दिन पहले एक वीडियो भी वायरल हुआ था कमलनाथ जी का केक काटते हुए, उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ और वहाँ से एक चीज़ भुनाने की कोशिश की जाती है कि हनुमान की मूर्ति स्थापित की गई, हनुमान भक्त हैं। अब मैं उसको थोड़ा कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आजकल मध्य प्रदेश में एक चलन है कथा कराने का, बड़े बड़े बाबा आ रहे हैं, कथा करा रहे हैं, आपने भी कराई हाल में। ये क्या वाकई श्रद्धा है या आज की तारीख में ये स्थिति आ गई है कि हमें सॉफ्ट हिंदुत्व दिखाना है और लोगों से कनेक्ट होने का राजनीतिक तौर पर ये एक देखिए मैं आपका प्रश्न समझ गया। ये सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व क्या होता है? मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा हिंदुस्तान में जन्म हुआ, भारत माँ की गोद में मेरा जन्म हुआ, सनातन धर्म को मानने वाला हूँ, मैं एक ब्राह्मण परिवार से आता हूँ, तो मेरे को किससे सर्टिफिकेट लेना है सनातन धर्म का होने का और हिंदू होने का, अब्राह्मण होने का, या मैं किससे लूँ? इसमें मेरा हिंदुत्व सॉफ्ट है कि हार्ड है, आप बताइए। मेरा हिंदुत्व ये कहता है, मेरा सनातन धर्म, राहुल गांधी कहते हैं ना कि हमें हार्ड हिंदुत्व के खिलाफ लड़ना। आप मुझसे बात कर रहे हैं, जब राहुल जी से चर्चा करें तो राहुल जी से बात करें। हार्ड हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुत्व का अंतर मुझे कुछ नहीं पता। मुझे तो ये पता है हिंदुत्व ये कहता है अपने धर्म की मर्यादाओं में रहो, उसका ईमानदारी के साथ पालन करो और दूसरे के धर्म को नहीं छेड़ो। ठीक, मैं उस, और आप मुझसे पूछ रहे कथा, मेरा इतिहास पूरा पता कर लीजिए। क्या बाबाओं का राजनीति में इंटरफेयर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? भारत की राजनीति, लोकतंत्र ये कहता है कि कोई भी राजनीति में हिस्सा ले सकता है जो राजनीति करना चाहता हो। ठीक, पर मैं आपसे ये जानना चाहता हूं और मैं तो ये चाहता हूं कि धर्म संसद बैठे और वो धर्म की मर्यादाएं जो हमने सीखी हैं, वो सही सीखी गलत सीखी, हमें बताएं कि जो धर्म का पालन कर रहे हैं, जिनने संन्यास लिया है, क्या हमारा धर्म ये कहता है उनको राजनीति करना चाहिए? वो दोनों लाइन अलग अलग है। तो आज कोई धार्मिक बाबा हमारे, अगर वो अपने आप को सन्यासी कहें और बम्बई में जाके बोले कि मैं बॉलीवुड में काम करूंगा, हम उसको कैसे स्वीकार करेंगे? आखिरी सवाल मेरा, आप 2023 में तो अब शुरू ही हो गया, 23 ज़्यादा समय नहीं है। इस महाकौशल क्षेत्र ने 2018 में भर भर के सीटें आपको दी, मेयर की सीट दे दी, पार्षद नहीं दिए। 2023 में क्या उम्मीद कर रहे हैं अपने लिए, खासकर अपनी विधानसभा के लिए क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं आपको एक इसका बहुत छोटा सा उत्तर देता हूँ। मुझसे ज़्यादा, मैं तो एक कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूँ जी, राजनीतिक विचारधारा एक मेरी कांग्रेस के प्रति है और कांग्रेस एक राजनीतिक दल है जो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, हम राजनीतिक दल के कार्यकर्ता होने के रूप में। पर मैं आपको बड़ी सिर्फ छोटी सी बात में अपनी बात कह देता हूँ कि पहली बार मैं ये देख रहा हूँ
कि जनता को ज़्यादा इंतज़ार है राजनीतिक दलों के अलावा कि कब चुनाव हो और भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखा सके, जिनने 2018 में उनके जनमत को चुरा कर उनकी चुनी हुई सरकार को गिरा दिया। मैं कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं कर रहा हूं, ना मैं ये बात कर रहा हूं मैं कितना आतुर हूं चुनाव लड़ने के लिए। हम तो हमेशा आतुर है 24 घंटे, क्योंकि हम एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, पॉलिटिकल वर्कर है, वही हमारा रास्ता भी है। परंतु मुझसे ज़्यादा आतुर इस मध्य प्रदेश के प्रत्येक अंचल की किसी भी धर्म को मानने वाली, किसी भी मजहब को मानने वाली जनता है, जो ये चाहती है कि कब उनको मौका मिले और वो भाजपा से अपना हिसाब बराबर कर ले, जिनने उनके जनमत की चोरी 2018 में जो उनने दिया था 2020 में की थी। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं तरुण जी आपको 2023 के लिए। महाकौशल की बात हो रही है सीधे महाकौशल से, और ऐसे में इस महाकौशल को आगे बढ़ाने के लिए क्या काम हो रहा है, कौन सी वो शख्सियत हैं जिन्होंने इसमें कंट्रीब्यूशन किया है, ये जानना भी बहुत जरूरी है। और हमारी कोशिश है कि ऐसे लोगों को जनता के सामने लाया जाए ताकि उनसे बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिल सके। और ऐसे ही दो लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। प्रहलाद अग्रवाल जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। प्रहलाद अग्रवाल जी के बारे में आपको बता दें कि इन्होंने राम स्वरूप राम नारायण पंचांग, जिसको घर घर में जाना जाता है, उसकी शुरुआत की, और आज कहीं ना कहीं तमाम तिथियां हम उसी से देखते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत आपका। और इस वक्त हमारे साथ शेल्बी हॉस्पिटल से भी जुड़ गए हैं अमित जैन जी हैं, डॉक्टर हैं, एचओडी हैं ऑर्थोप्लास्टिक के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अमित जैन जी, शुरुआत मैं आपसे ही कर रहा हूँ। बहुत यंग एज में एक रिकॉर्ड कायम आपने किया मध्य प्रदेश के अंदर, और ये कहा जाता है कि जितने ऑपरेशन आज तक आपने घुटनों के कर दिए और कितने लोगों को आपने राहत पहुंचा दी, वो आज तक मध्य प्रदेश में हो नहीं पाया। तो कैसे शुरुआत रही आपकी, और अपने इस काम को किस तरीके से देखते हैं आप? क्या प्रेरणा मिलती है जब क्योंकि बहुत थकावट भी हो जाती होगी, कई बार बहुत हेक्टिक हो जाता होगा कि 20,000 से ज़्यादा शायद, अगर मैं ठीक हूँ, इतने ऑपरेशन आपने कर दिए हैं इतने कम उम्र में, कैसे संभव रहा, कहाँ से शुरुआत हुई? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम डॉक्टर अमित जैन है। शेल्बी हॉस्पिटल में 11 वर्षों से मैं अपनी सेवाएं दे रहा हूं। 20,000 से ज़्यादा मैंने नी रिप्लेसमेंट या हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की हुई है, और मेरी जो फेलोशिप है वो जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में है। तो सबसे पहले तो मैं आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है जिससे मध्य प्रदेश की जनता को ये मालूम पड़ेगा कि महाकौशल क्षेत्र में कितना अच्छा और कितना एक बहुत बड़े तरीके से अच्छा काम हो रहा है। तो जैसा कि एक भ्रांति थी कि जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत ही कठिन सर्जरी है जी, या बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन रहते हैं या बहुत सारे इसमें परहेज करने पड़ते हैं, तो आज के सिनेरियो में जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी बहुत बड़ी सर्जरी नहीं रह गई है। आप सभी को मालूम होगा कि शेल्बी हॉस्पिटल वर्ल्ड में नंबर 1 है फॉर जॉइंट रिप्लेसमेंट। हमारी जो रिनाउंड ज़ीरो टेक्निक है, उस टेक्निक के माध्यम से हम लोग ये सर्जरी परफॉर्म करते हैं, और जो हम इम्प्लांट यूज़ करते हैं द वर्ल्ड बेस्ट इम्प्लांट होता है। इसमें लोग आजकल 2 से 3 घंटे में पैदल चलने लगते हैं, दूसरे दिन से सीढ़ी चढ़ना उतरना चालू हो जाता है। एक जो बहुत बड़ी भ्रांति थी कि आप घुटने मोड़ नहीं सकते, तो आज के सिनेरियो में लोग पालती मार के बैठ जाते हैं। ठीक है प्रहलाद जी, आज के डेट में जब तिथि देखने की बात आती है, घर में महिलाएं हैं वो आपके कैलेंडर का इस्तेमाल करती हैं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? और आज की तारीख में जब एडवांसमेंट हो रही है चीज़ों की, इस मोबाइल ने बहुत सारी चीज़ों को बदल दिया है, डायरी कह लीजिए, घड़ी कह लीजिए, कैलकुलेटर कह लीजिए, कैलेंडर कह लीजिए, उस एडवांसमेंट के दौर में कैसे अभी तक बने हुए हैं और कैसे आगे के लिए प्लान्स हैं आपके? देखिए, इस पंचांग कैलेंडर की शुरुआत बहुत पहले से अंग्रेजी तारीख का कैलेंडर आता था जी, और पत्रा टाइप की एक पत्रिका आती थी पंचांग। तो अंग्रेजी तारीख से तिथियों के समायोजन के लिए हमारे पिताजी ने पहले हाथ से लिख के, अंग्रेजी कैलेंडर में हाथ से लिख के तिथियां अंकित करके उसको बनाया। फिर लोग पूछने आते थे कब कौन सी तिथि है, तारीख के अनुसार वो बताते थे। फिर उसके बाद अगले साल उन्होंने 500 प्रति छपा के अपने कस्टमर को मुफ्त दी। अच्छा, फिर उसके बाद उसकी डिमांड बढ़ी तो उन्होंने आधे रेट में देना शुरू किया। फिर उसकी डिमांड बढ़ी तो अब वो व्यापार बन गया। और आज के युग में तो शुरुआत ये व्यापार था माइंड में, या शुरुआत था कि नहीं लोगों तक पहुंचाना? व्यापार माइंड में नहीं था। अच्छा, लेकिन व्यापार बन गया। ठीक। और आज की डेट में जितने भी ये टांगने वाले
बन रहे हैं, अच्छा। वो समझ लो इसी के अनुरूप बन रहे हैं। और महाकौशल को ये सौभाग्य प्राप्त है कि विश्व का इस प्रकार का पंचांग निकालने का अवसर उनको ही प्राप्त है। मतलब चलिए, ये बहुत गर्व की बात है हमारे महाकौशल के लिए। और 90 साल हो चुके अभी तक। बहुत बड़ी बात है। हाँ। और मैंने जब पंचांग संभाला तो मेरी ये कोशिश रहती कि भाई लोगों को इसके माध्यम से तिथि त्योहार तो अपन बताएं और लोगों को जागरूक भी करें। तो मैं हर क्षेत्र में इस पंचांग के माध्यम से जागरूक करने का प्रयास करता हूँ, चाहे वो मच्छर संबंधी हो, चाहे पर्यावरण संबंधी हो, एक मैसेज भी होता है कैलेंडर के जरिए। स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे पारिवारिक संबंधी हो, हर प्रकार के मैसेज देने की मैं कोशिश करता हूँ। और मैंने यानी एक धैर्य बना लिया है कि अगर मैं 40-50 रुपए का पंचांग कैलेंडर किसी को दूं जी, तो उसको कितना फ़ायदा इसके माध्यम से पहुंचा सकता हूं, वो मेरी कोशिश रहती है और आगे भी ऐसी कोशिश रहेगी। दोनों से एक क्लोजिंग कमेंट ले लेता हूं, क्योंकि सारे हमारा महाकौशल आगे बढ़े उसके लिए आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। आप भी कुछ डिमांड करते हैं सरकार से, प्रशासन से कि ये बेहतरी होनी चाहिए ताकि जो हम काम कर रहे हैं उसमें हमें और सुविधा हो सकती है। आपसे शुरुआत करूं प्रहलाद जी। सरकार से हम लोग की यही डिमांड रहती है कि व्यापार को और उद्योग को अधिक से अधिक जितनी सुविधाएं दे सकते हो देने की कोशिश करना चाहिए और पाबंदियां कम से कम लगाना चाहिए उनके ऊपर। अमित जी। मैं तो गवर्नमेंट से एक ही चीज़ कहूँगा कि जितना आप डिफेंस में बजट में निकालते हैं उसका आधे से आधा भी अगर आप हेल्थ के लिए लोगों को अवेयरनेस के लिए करें, जैसे कि बीपी, शुगर, थायराइड, ये एक बीमारियां ऐसी हैं कि अगर आपने 40-45 की उम्र में इनको कंट्रोल कर लिया तो आपको लाइफ लॉन्ग इसके लिए मेडिसिन पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो अवेयरनेस के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा काम करेंगे तो लोगों को ये बीमारी से जूझना नहीं पड़ेगा। अभी तक क्या होता है कि आपको ये बीमारी हो जाए तो इसका इलाज है, बट हमको ये बीमारी ना हो उसके लिए हम कितना लोगों को जागरूक कर सके, अवेयर कर सके। मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहूँगा कि जागरूकता फैलाएं, जहां हमारी उसमें मदद लगे हम बिल्कुल मदद करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी, आपका भी, प्रहलाद जी आपका भी बहुत बहुत Thank you so शुक्रिया। और much. आप ऐसा काम कर रहे हैं जिससे जबलपुर का, हमारे महाकौशल का नाम हो रहा है। हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप लगातार आगे बढ़ते रहें और जो लोग हैं वो आपसे प्रेरणा लें और महाकौशल और जबलपुर के लिए ऐसे ही नाम पूरे देश में जाए। फिलहाल छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, खबरें लगातार जारी हैं।